Hi, my name is Shyam Dangwal, and in this particular video, we are going to talk about क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज मोशन। मोशन को जानने से पहले हमें फिजिक्स के उस ब्रांच को समझना होगा जिसके अंदर हम मोशन को पढ़ने वाले हैं, एंड द ब्रांच नेम इज मैकेनिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स जिसके अंडर हम मोशन और रेस्ट को पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of a body at rest or motion is called mechanics. So I hope that mechanics के बारे में आपको समझ आया होगा। हम फिजिक्स के उस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे जो बॉडी है इधर वो रेस्ट में है और मोशन में है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो मैकेनिक्स की सब ब्रांच जो होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। So it is a branch of mechanics. Statics is a branch of mechanics which deals with the study of body at rest. Body at rest. और इसी के अपोजिट मोशन। मोशन में जो ब्रांच आती है वो है डायनामिक्स। So dynamics can be considered as a branch of mechanics which deals with the study of body at motion. So अभी तक हमने किन चीजों के बारे में डिस्कस करी है? मोशन चैप्टर के अंडर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रांच नेम एज मैकेनिक्स, और उसकी भी दो सब ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है। वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स। नाउ अब हम समझ लेते हैं रेस्ट होता क्या है और मोशन होता क्या है। रेस्ट, किसी बॉडी को, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, बॉडी को कब रेस्ट में बोलेंगे? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, और वी कैन ऑल्सो कंसीडर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम बॉडी को क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। अ बॉय सिटिंग इन अ क्लासरूम, एक बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो विद इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो बच्चा है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, सो वी कैन से दैट बॉडी क्या है? रेस्ट पर है, बच्चा क्या है? रेस्ट की स्टेट में है। आई होप दैट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट जो है वो है मोशन। तो बॉडी को मोशन में कब कहेंगे? अ बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन इफ इट position changes with respect to time and surrounding। एक बॉडी को मोशन में तब कहा जा सकता है अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बस मूविंग ऑन द रोड। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल बस है, वो अपने रोड में मूव कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो होगा क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इसके पीछे का जो भी सराउंडिंग एरिया है इट विल गॉट चेंज्ड, वो चेंज्ड होता जाएगा। सो दिस व्हाट इज द मोशन। सो मैं रिपीट कर लेता हूं। रेस्ट वो होता है अगर कोई बॉडी जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, और मोशन वो होता है जिसमें बॉडी की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। आई होप दैट ये क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर डैश टर्म्स। ये कैसे टर्म्स है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? अब यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब होता क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रेस्ट एंड मोशन
क्या एब्सोल्यूट टर्म है? क्या इनको हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नो। रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस कंसीडर दिस थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज एक ट्रेन है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ ब्लॉक ऑफ अ ट्रेन, और यहां पर दो पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। एक स्टूडेंट या एक पर्सन बाहर है। सो लेट अस कंसीडर, इसको मैं पर्सन ए बोल देता हूँ, इसको पर्सन बी बोल देता हूँ, और जो आउटसाइड है पर्सन सी। तो ऑब्जर्वेशन में देख लेते हैं, इनसाइड द ट्रेन हमारे पास कौन कौन से पर्सन है? ए है, बी है, और आउटसाइड द ट्रेन हमारे पास कौन सा है? सी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेन मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, ये ट्रेन क्या कर रही है? सर्टेन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है, जब ट्रेन आगे बढ़ रही है तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है? बी भी मूव कर रहा है, बट ए रेस्ट में है ना। ए तो ट्रेन के अंदर रेस्ट में है और बी भी ट्रेन के अंदर रेस्ट में है। तो ए के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं कंसीडर कर लूं विद रिस्पेक्ट टू ए, बी इज एट रेस्ट। बी क्या है? रेस्ट में। अगर ए बी को देख रहा है तो बी क्या है? रेस्ट में है। बट अगर सी ए को देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी, सी क्या है? जो आउटसाइड द ट्रेन है। विद रिस्पेक्ट टू सी, बी और ए, कुछ भी बोल लीजिए, इज इन मोशन। ये दोनों क्या है? मोशन में है। तो अगर मैं बी के बारे में बात कर रहा हूं तो लेट अस से यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सी, अगर सी कोई पर्सन बाहर है, वो बी को देख रहा है, तो बी कैसा लगेगा उसे? मोशन। और अगर ए कोई पर्सन है, वो बी को देख रहा है, तो बी कैसे लगेगा? रेस्ट में। तो सेम चीज, बी क्या है? रेस्ट में है। बी क्या है? मोशन में है। रेस्ट को में कैसे है? विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ मोशन में कैसा है? विद रिस्पेक्ट टू सी। ए कहाँ है? इनसाइड द ट्रेन, इनसाइड द ट्रेन, और सी कहाँ है? आउटसाइड द ट्रेन। तो कहने का मतलब, हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ध्यान से सुनिएगा, रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है, ना कि एब्सोल्यूट टर्म्स। बिकॉज हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, hence the motion of everything is relative in the entire universe. Okay, so अब मोशन चैप्टर को समझने के लिए हमने कुछ चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। We have discussed about the mechanics, we have discussed about the statistics, we have discussed about dynamics, we have discussed about rest and motion and their relativity. Now the most important thing we need to discuss about distance and displacement. इन दो टर्म्स को हमको समझना होगा। ओके, सो लेट अस डिस्कस विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पाथ ट्रेवल्ड बोल लो या कवर्ड बोल लो, बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। कोई भी पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, उसे क्या बोल सकते हैं? हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई स्टूडेंट ट्रेवल किया, सपोज लेट अस से दिस इज 3 मीटर, और बी से फिर वो नॉर्थ की तरफ मूव किया, सी पॉइंट तक वो ट्रेवल किया विद डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और सी से फिर डी गया 5 मीटर। सो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड या टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो कितना हो जाएगा? जो डिस्टेंस ए बी है, जो डिस्टेंस ए बी है, जो डिस्टेंस बी सी है, प्लस जो डिस्टेंस सी डी है, यही हो जाएगा। तो ए बी कितना है मेरे पास? 3 मीटर, बी सी कितना है मेरे पास? 2 मीटर, सी डी कितना है? 5 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर। सो दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी।
कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाथ जितना ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस। एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी मूव कर रही है ए पोजीशन से बी पोजीशन, और ए और बी की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है 3 मीटर है। फिर वो बी से सी, लेट अस सपोज सी यहाँ पर है, बी से सी 4 मीटर की यहाँ पर डिस्टेंस पर है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक की दूरी बतानी है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो ए से सी में क्या है, ए बी, पहले उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी सी ट्रेवल किया। तो ए बी कितना है 3 मीटर, बी सी कितना है 4 मीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू सी इज 7 मीटर। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में बात करूं, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। The physical quantities which have only magnitude but no direction are known as a scalar quantity. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे हो आप 7 मीटर जो यूनिट आई है, सपोज 7 मीटर, तो 7 क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है यूनिट। बट यहाँ पर हमने कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी है कि अगर ईस्ट के साइड जा रहा है तो एक्स कैप या आई कैप, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वाई कैप या जे कैप, और इस तरीके से जा रहा है तो जी कैप या फिर के कैप। ये कोई भी मेंशन नहीं किया है हमने यहाँ पर। नो डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, दस डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, इट्स यूनिट इज मीटर। और मीटर जो है यहाँ पे ध्यान से देखना, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये क्या है हमारे पास स्केल है, जिसमें हमारे पास क्या है, सबके बीच में 10-10 का गैप रहता है। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट वन यूनिट फ्रॉम किलो टू सपोज टूवर्ड्स द लोअर पाथ, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे से ऊपर जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, लेट आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे किलो से मीटर में जाने के लिए कितने 10 लग रहे हैं, 310। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बी 1000 मीटर। और इसी का अगर मैं उल्टा करूं तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो अगेन 1 2 3 310 लग रहे हैं। बट क्या करना है हमने, जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड के लिए क्या करना है, सिंपली 1/1000 किलोमीटर। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। Now let us discuss our second topic, which I have already written here in this, displacement. Displacement होता क्या है? This is analogous to the distance. Displacement. Displacement is the shortest distance. Shortest distance from the initial position, from the initial position to the final position of a body, to the final position of a body. This is displacement. For example, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी यहाँ पर एक ये जो एग्जाम्पल इसको डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई एक बॉडी इनिशियल पोजीशन ए पर है, वो बी तक ट्रेवल किया विद डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फिर बी से वो सी गया विद अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करके बताया था ए से सी तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, हम सिंपली क्या कर रहे थे, 3 मीटर में 4 मीटर ऐड कर रहे थे तो हमको 7 मीटर मिल रहा था। बट नाउ दिस इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास डिस्टेंस आई थी वो आई थी 7 मीटर।
जो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको यहाँ पर कौन सी नजर आ रही है? शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर जो है ये डायगोनल सी नजर में आ रही है, जो हम बोल सकते हैं AC। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, डिस्प्लेसमेंट आपने AB और BC को जोड़ के बनाया था, 3 मीटर और 4 मीटर को जोड़ के निकाला था, 7 मीटर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर है AC। अब हम AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हमने यहाँ पर आप अज्यूम करेंगे दैट दिस इज 90 डिग्री, और अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम पहले उसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ ट्राइंगल, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का मेरा है, नीचे वाला जो पोर्शन जिसपे ट्राइंगल बिल्ड हुआ रहता है इसको बोलते हैं बेस, द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज and the other side is perpendicular, or we can say it as a height। perpendicular भी कह सकते हैं, height भी कह सकते हैं, altitude भी कह सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो वही चीज इस ट्राइंगल को आप इस वाले ट्राइंगल के साथ रिलेट कीजिए। अगर मेरे पास कोई इस तरीके का ट्राइंगल है, ये मेरे को 3 मीटर दे रखा है, A B and C, दिस वन इज 5 मीटर है, सॉरी 4 मीटर, 4 मीटर, दिस वन इज 4 मीटर। तो AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो AC इज द हाइपोटेन्यूज हियर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज द AB स्क्वायर, and perpendicular is what? 4 meter, so perpendicular is square, so I can write it as 4, or BC square, so AC square we have to calculate, AB square is 3 meter whole square, and 4 meter whole square is the BC whole square। तो AC square is equal to 3 का स्क्वायर होता है 9 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर, AC whole square is equal to 25 meter square, and we get the value of AC is equal to under root of 25 meter square, and we get the value of AC that is 5 meter। अब आप ध्यान से देखिए, AC की वैल्यू मेरे को 5 मीटर मिल गई, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो डिस्प्लेसमेंट है, और ऊपर हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस, जो कि था क्या? AB प्लस BC, जो कि 7 मीटर था। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 मीटर का डिफरेंस आया है। 7 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 मीटर का डिस्टेंस वो डिफरेंस आया है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस के बीच में थोड़ा फर्क जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस तो आपने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। दूसरी, ये कौन सी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, बट इट हैज एज वेल एज डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने यहाँ पर देखा, हमने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोबारा प्लॉट करके बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पे आई कैप है, ये मेरे पे जे कैप है, और ये मेरे पे के कैप है, कुछ इस तरीके का। अगर मैं के कैप को ऊपर एक्सटेंड करूं तो ये मेरे पे नेगेटिव के कैप बनेगा, आई कैप के जस्ट अपोजिट नेगेटिव आई कैप बनेगा, और जे कैप के जस्ट नेगेटिव नेगेटिव जे कैप बनेगा। तो आप कौन सी डायरेक्शन देख रहे हैं? ए से सी तक जाने वाली डायरेक्शन कौन सी आपको नजर यहाँ पे आ रही है? ऑब्वियस बात है, यहाँ पर माइनस के वेक्टर देखने के लिए मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के वेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं? ये मेरे पास क्या आया? मैग्नीट्यूड। ये मेरे पे क्या आया? डायरेक्शन। सो दिस इज द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।